Students, good morning of LLB second year. In continuity of previous lecture, uh, we are going to study the cases related to the freedom of press, and in series of lecture on fundamental right, especially on 19(1)(a) and the freedom of press as a means of expression. We have seen that a lot of cases has been decided by the Supreme Court to to uh, decide the press is a means of expression, and that's why any kind of restrictions other than uh, based on article 19 subclause 2, it will be void. Now, apart from previous lecture, uh, in Romesh Thapar versus State of Madras, Supreme Court has decided that any kind of restrictions which is impact on the circulation of press or newspapers, it will be considered as violation of article 19(1)(a). पिछले लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल राइट के कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर किए और आर्टिकल 19(1)(a) पिछले 2-4 लेक्चर से चल रहा है और केसेस के माध्यम से ये डिसाइड किया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस भी 19(1)(a) के अंतर्गत एक एसेंशियल पार्ट है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे 19(2) में जो आधार दिए गए, उन आधारों के अतिरिक्त किसी भी आधार पर अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो 19(1)(a) का ये वायलेशन होगा। और इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कुछ जजमेंट्स देखे हैं और कुछ और भी आगे जजमेंट्स हैं। स्पेशली प्रेस को रेगुलेट करने के संबंध में समय समय पर गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह आए हैं और जिसको हमेशा चैलेंज किया गया है, और हर बार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे आदेश को फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना है। उसी में से एक केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIN 1950, जिसमें न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन को लेकर एक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। और इसके बहुत ब्रीफ में जो जजमेंट है उसका इन्फ्रेंस ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन of one's ideas or views, and this freedom is ensured by the freedom of circulation. अखबार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना जो विचार है उसको उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और अगर इस पर किसी तरह की रोक लगाई जाती है तो वो सर्कुलेशन के फ्रीडम पर, यानी अखबार के प्रसार पर एक प्रकार का रोक है। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में क्या हुआ कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 9 सबक्लॉज 1A of the Madras Maintenance of Public Order 1949 by an order imposed a ban upon the entry and circulation of the petitioner's weekly journal Crossroads, printed and published in Bombay. तो यहां पर देख रहे हैं कि बॉम्बे से जो अखबार पब्लिश होता है उसको मद्रास में उसके प्रसार पर, यानी उसको मद्रास में एंटर करने पर एक रोक लगा दिया। रोक कैसे लगाया? तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के अंतर्गत सेक्शन 9 में सरकार को कुछ पावर्स दिए गए थे कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो जो भी उचित उपाय है वो कर सकती है।
और उसी अधिकार की अनुपालना में उन्होंने बॉम्बे से प्रकाशित हो रहे एक अखबार क्रॉसरोड को मद्रास में एंटर करने से रोक लगा दिया। Majority of Supreme Court had the order invalid as violated of freedom of contained in 1901A और इसको चैलेंज किया गया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के बहुमत से यह निर्णय हो गया कि ये जो आदेश है, इस तरह के आदेश है, वो आर्टिकल 91A के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको वायलेट करती है और इसलिए ये असंवैधानिक है। The court referred two decisions of US Supreme Court, ex parte Jackson और Lowell versus City of Griffin, and quoted with approval the following passage therefrom. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दो जजमेंट को कोट किया और कोट करते हुए एक पैराग्राफ लिखा। उन्होंने कहा कि लिबर्टी ऑफ सर्कुलेशन इज एन एसेंशियल to the freedom as the liberty of publication. Indeed, without circulation, the publication would be little value. यानी इसका मतलब क्या है कि लिबर्टी ऑफ सर्कुलेशन यानी प्रसार की जो स्वतंत्रता है इज एज एसेंशियल टू द फ्रीडम ऑफ द लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। उसको पब्लिश करने यानी उसको प्रोडक्ट करने, छापने की स्वतंत्रता के से भी के बराबर महत्वपूर्ण है। यानी जितना महत्वपूर्ण छापना है उतनी महत्वपूर्ण उसका प्रकाशन जितना महत्वपूर्ण है उतनी उसका प्रसार भी है। क्योंकि अगर प्रकाशन करते हैं तो प्रकाशन करके उसको रद्दी के टोकरे में थोड़ी डालेंगे, उसका तो प्रसार होगा। और अगर हम प्रसार पर रोक लगा देते हैं तो उस प्रकाशन के स्वतंत्रता देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रकाशन की स्वतंत्रता तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि जो पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल राइट है। तो जब वो फंडामेंटल राइट है तो उसका जो सर्कुलेशन है वो भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि बिना सर्कुलेशन के जो पब्लिकेशन है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये फॉरेन के केस से सुप्रीम कोर्ट ने कोट करते हुए ये दिया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो पूरी तरह से आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है और इसके अंतर्गत प्रेस को पब्लिकेशन का अधिकार है और जब प्रेस पब्लिश करता है तो उसको उसके प्रसार का भी अधिकार है। इसके बाद कुछ एक जजमेंट्स आए थे बहुत इंपॉर्टेंट, उस पे अभी मैंने स्लाइड्स बनाए नहीं हैं, लेकिन आपके पास जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हो उससे कुछ केसेस मैं बता रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा देख लेना तो फिर आगे के जो लेक्चर्स हैं उसको सुनने में भी आनंद आएगा। एक साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। उसके बाद एक बेनेट कोलमैन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो टाइम्स ऑफ इंडिया छापती है। उसके बाद एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। और बेनेट कोलमैन के आपको कई सारे केसेस मिलेंगे, 2-3 केसेस हैं। तो खास तौर से ये जो 2-3 केसेस हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। एक एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का भी केस है। इन केसेस को देखने के बाद एक आइडिया लगेगा कि ऐसे कौन से रेगुलेशंस है, कौन से नोटिफिकेशंस है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और किस आधार पर किया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये चीज क्लियर उभर के आती है कि चाहे वो सरकार ने पेज की संख्या निर्धारित करने का कोई नियम निकाला हो या अखबारों के कीमत को निर्धारित करने का या कितना वो विज्ञापन दे सकते हैं इस तरह का कोई निर्णय किया हो या कोई सर्कुलेशन किया हो, ये सारे के सारे ये जो मैंने आगे केसेस बताए हैं उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। तो इन सभी जजमेंट का इन्फरेंस निकल के आता है कि मूल रूप से अगर हम देखें तो फिलॉसफी इसके पीछे उभर के ये आती है कि सरकार का ऐसा कोई भी आदेश जो कि अखबारों के
प्रकाशन, उसके सर्कुलेशन या उसके प्रकाशन की व्यवस्था को बनाए रखने पे हैमरिंग करते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित किया है। हालांकि कुछ एक केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि कोर्ट ने ये माना कि जो प्रेस है उसके दो रूप हैं। एक तो वो अभिव्यक्ति का माध्यम है एक रूप में, और इस रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध असंवैधानिक होगा। लेकिन दूसरी ओर प्रेस एक रोजगार भी है, एक वो कॉमर्शियल एंटिटी भी है। तो कॉमर्शियल एंटिटी के रूप में अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता है या उसके कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि का मामला है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे कोई लिबर्टी नहीं दी है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 1950 से लेकर अब तक के जो जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स बहुत अच्छे ढंग से भारत में प्रेस की लिबर्टी को इस्टेब्लिश किया है, और उसके दो रूप सामने आ गए हैं। अगर वो कॉमर्शियल एंटिटी के रूप में कोई एक्ट लाया जाता है, कोई नियम, अधिनियम, रेगुलेशंस वगैरह लाया जाता है जो उसके कॉमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, वहां तक तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को जस्टिफाई ठहराया है। और जहां पर प्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, वहां पर हमेशा से सुप्रीम कोर्ट प्रेस के साथ खड़ा रहा है। तो इस तरह से लिबर्टी ऑफ प्रेस के ये दो रूप सामने आते हैं। अब इसके बाद हालांकि केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि कल जैसे मैंने परसों बताया था कि 85-86 ऑनवर्ड प्रिंट मीडिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड भी कई सारे जजमेंट्स आए हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे को, उसमें मैं इस प्रेस मीडिया की जो 3-4 केसेस मैंने आपको बताए हैं आज, इसकी थोड़ी सी आप स्टडी कर लें। इसकी ब्रीफ में इसका इन्फ्रेंस बताते हुए फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और वहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड क्या केसेस निकल के आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ये जरूर कर दूं कि वर्तमान समय में अगर हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को देखते हैं, तो ये आप महसूस करेंगे एक आम आदमी के नाते कि जो पत्रकारिता का स्तर है वो काफी गिर गया है। और ऐसे कंडीशन में हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट वो एक मॉरल कोड की बात करे। हालांकि एक दो मौके ऐसे आए हैं, आगे की केसेस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट के प्रेस के ऊपर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्ट लगाने की बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े किए हैं और उन्होंने हमेशा प्रेस के ऊपर छोड़ दिया है कि ये उनका मैटर है कि वो अपने ऊपर सेल्फ रेस्ट्रिक्ट लगाएं। लेकिन अगर किसी को बार बार समझाने के बावजूद अगर सेल्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं लगाई जाती, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को उसमें एनक्रोचमेंट करना चाहिए और ऐसे कोई गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए। विशेष तौर पर जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो हम देखते हैं कि इलेक्शन में पेड न्यूज बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूज भी होते हैं जिसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, जो शायद फेक न्यूज भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट फिर क्या छापना और क्या नहीं छापना है। कई बार कुछ ऐसे न्यूज भी होते हैं जिसको कि राजनीतिक रंग देने के लिए उसे कई बार धार्मिक एंगल दे दिया जाता है, या कई बार उसे जातिवादी एंगल दे दिया जाता है। तो इस मामलों में एटलीस्ट प्रेस को अपने सेल्फ रेस्ट्रेंट का ख्याल करना चाहिए, और उसमें एक मैं कह सकता हूं कि एक मॉरल कोड होना चाहिए, जिसमें कि प्रेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यूज को छापना तो है, लेकिन उसको किस रूप में छापे, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं इतना कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और भी केसेस डालकर और आगे देखेंगे कि क्या क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं। जब तक मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो केसेस मैंने बताए हैं, एटलीस्ट उन केसेस को कि आप स्टडी कर लेंगे, और इसके और भी क्या एंगल्स हैं उस पर आप देखेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे लिखेंगे, तो आगे स्लाइड्स बनाने में और आसानी होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।